कल हमने बात की थी ऑफ बाय नियम पर। ऑफ बाय के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को उसकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। जैसे थोड़ा सा मैं ले रहा हूं वापस, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। ठीक है ना, इतने ले रहे हैं अभी हम। 10 तक मैंने बता दिया था, नियम तक। आज सोडियम से बता रहा हूं मैं। 11 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका सोडियम का होता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, अब यहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सोडियम का देखो 11 है तो 1s2, 2s2, 2p6। अब देखो 6 और 2 8 और 2 10। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा, वो यहां से ले लेंगे। 2p6, 3s1, 2 और 2 4, 6 10 और 1 11। अब इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। एस में पूरे कर लिए हमने। ठीक है ना, 2 और 2 4, 6 10 और 2 12। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब s के तो कंप्लीट हो गए, अब p ले लेंगे। 3p1, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। 12 और 1 13। देखो ऐसे अब p को टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ठीक है, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। देखो आगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। आगे देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, अब देखो 6 कंप्लीट हो गए। अब 4s ले लेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है 19 होने में, तो 4s1। ठीक है ना, देखो आगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये भी कंप्लीट हुए। इसे जल्दी से पॉज करके नोट करो। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना इसे। देखो आगे अब 21 से 30 तक चलेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, इसमें देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखो 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20। एक की जरूरत और है तो 3d में से ले लेंगे। d में 10 है लेकिन 1, 3d 1। देखो आगे 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। देखो आगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। देखो 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये एक बार गलत है, इसे बताऊंगा ये क्यों है। ये ऑफ बाय नियम का पालन नहीं करते। जो क्रोमियम है ये ऑफ बाय नियम का पालन नहीं करते, ये स्टेबिलिटी के नियम का पालन करते, इसे मैं अभी बताऊंगा। ठीक है ना। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। देखो आगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। देखो आगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। देखो आगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये वाला भी भाई गलत है, ये वाला भी ऑफ बाय नियम का पालन नहीं करता। इन दोनों को मैं एक साथ अभी बताऊंगा आपको कि ये ऑफ बाय नियम का पालन क्यों नहीं करते। देखो लास्ट देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, इसे पोज करके नोट करो। ठीक है, पोज करके नोट कर लिया। अब देखो ये 24 और 29 ऑफ बाय नियम का पालन क्यों नहीं करते, इस बात पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। मैंने बताया कि जो 24 है क्रोमियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रहा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। लेकिन कोई भी उपकोष तब ज्यादा स्थायी रहता है या तो उसकी लास्ट शेल में फुल इलेक्ट्रॉन हो, जैसे डी उपकोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो उसके उपकोष में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन अगर किसी कारणवश 10 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो उसके उपकोष में लगभग 5 इलेक्ट्रॉन, उसके आधे इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। तो इस दशा में जो क्रोमियम है वो एस ब्लॉक से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ठीक है ना, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब ये ज्यादा स्थायी है, इसलिए इसको ये डी उपकोष एस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। ठीक है, देखो जैसे 29 बता कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। इसी तरीके से ये डी उपकोष वाला एस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो इसके पास टोटल 10 हो जाएंगे और ये स्थायी रूप में अलग बैठ जाएगा। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। इसे नोट करो। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और लगभग 1 से लेकर 40 तक मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएं।
कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, ये तो आपका वर्क हो गया। इन्हें जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को वो इन्हें जरूर करें, 1 से लेकर 40 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं पहले का। बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में अनियमित रूप से गति कर रहा है, इस तरीके से गति कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका पथ भी हमें पता चल रहा है। भाई यहां से यहां तक हमने कैलकुलेशन कर लिया, ये इतना हमें पता चल जाएगा कि नाभिक से इन शेल्स की दूरी कितनी है। इन शेल्स के नाम भी बताए थे, क्या थे नाम? शेल्स के नाम KLMN, ठीक है ना, OP, आगे जितने भी हैं शेल्स, ठीक है ना, तो इनके नाम भी बताए थे। क्या कहा था बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में अनियमित रूप से गति कर रहा है। अब इसके बाद द्वैती प्रकृति आई। द्वैती प्रकृति, द्वैती प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने दी थी। डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति तो करता है, कण की तरह तो गति करता है, साथ के साथ तरंग गति भी करता है। यानी कि इस तरीके से तो इलेक्ट्रॉन गति करता ही है, साथ में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से तरंग गति भी करता है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हल्का कण है। अब देखो, हम कोई भारी चीज ऊपर से फेंक रहे हैं तो वो कण की तरह सीधी रेखा में आ जाएगी, लेकिन अगर हम किसी भी हल्की चीज को, जैसे हम पेपर को ऊपर से फेंक रहे हैं, तो वो इस तरीके से तरंगाकार गति करती हुई आएगी। तो डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कण की तरह तो गति करता है, साथ के साथ कण की तरह तो गति करता है, साथ के साथ तरंग गति भी करता है। और इन दोनों गति को क्या कहा? द्वैती प्रकृति। इलेक्ट्रॉन की दो तरह की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन दो तरीके से गति करता है, कण की तरह भी और तरंग की तरह भी। उन्होंने ये प्रूफ भी किया, सिद्ध भी किया। देखो कैसे सिद्ध किया। उन्होंने एक आइंस्टीन की समीकरण ली। आइंस्टीन के अनुसार ये इक्वेशन थी E बराबर mc²। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर एक प्लांक की समीकरण ली। प्लांक के अनुसार E = h²। ये इक्वेशन सेकंड मान लिया हमने। दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर दी। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर ठीक है ना, इनका ये वाली साइड तो बराबर है, इन दोनों की तुलना कर लो, यानी कि mc² बराबर h²। ठीक है ना, और न्यू बराबर होता है c/λ। ठीक है ना, न्यू बराबर क्या होता है? c/λ। तो हम न्यू की वैल्यू रख देंगे mc² बराबर h × c/λ। एक c से एक c कट जाएगा। यहां पर c क्या है? c क्या है? प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ तो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या बचा था? mc बराबर h/λ। ठीक है ना, c कांस्टेंट है तो इसे हम हटा देंगे, m बराबर h/λ। अब देखो यहां पर m किसके व्युत्क्रमानुपाती है? लैम्डा के, यानी कि m व्युत्क्रमानुपाती है लैम्डा के। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी कण जिसमें द्रव्यमान है तो वो तो कण की तरह गति करेगा, और अगर किसी भी कण में भार नहीं है, किसी पदार्थ में भार नहीं है, तो वो तरंगाकार गति करेगा। जो लैम्डा है वो तरंग की तरह, तरंग को दर्शाता है। तो उसने कहा कि अगर किसी भी पार्टिकल में, किसी कण में भार है, द्रव्यमान है, तो वो वृत्ताकार गति करेगा, कण की तरह गति करेगा, और अगर उसमें भार नहीं है तो वो तरंग की तरह गति करेगा। ये डी ब्रोगली ने स्पष्ट किया था। ठीक है ना, इसे नोट करो।
ठीक है। इसके बाद क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, क्वांटम संख्या। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर में सबसे पहले तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे बोलते हैं एजीमुथल एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? एजीमुथल एंगुलर क्वांटम नंबर। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। इसे हम n से डिनोट करते हैं, इसे L से, इसे M से और इसे S से। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। देखो, अगर हमें किसी भी व्यक्ति के घर का या उसके जहां पर वो रहता है उसका एड्रेस पता करना है, उसके घर का एड्रेस पता करना है, सबसे पहले तो हम उसके शहर का नाम पता करेंगे कि उसका कौन सा शहर है। फिर उसका जो एरिया है उसको कि कौन से एरिया में वो व्यक्ति रह रहा है, ठीक है ना। फिर उसके घर का नंबर या कोई उसके मकान नंबर हम पता करेंगे, उसके बाद उस व्यक्ति का पता चलेगा हमें। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमें कौन सी शेल में, कौन सी सब शेल में मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, किस उपकोश में है, कौन से कक्षक में है और कहां पर किस तरीके से गति कर रहा है, उसके लिए क्वांटम संख्या पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, कौन से कक्षक में है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो अगर हमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में प्रवेश कर रहा है, के में है, कोश कौन कौन सी बताए थे मैंने, कोश के बारे में क्या बताया था, कोश क्या क्या होती हैं, के एल एम एन। अगर हमें कोश के बारे में पता लगाना है तो हमें मुख्य क्वांटम संख्या को पढ़ना होगा। अगर हम उपकोश के बारे में पता लगाना चाह रहे हैं कि कौन से उपकोश में इलेक्ट्रॉन है तो एसपीडीएफ, तब हम क्या पढ़ेंगे, द्विगंशी क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे। अगर हमें कक्षक के बारे में पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, ठीक है ना, तब हम चुंबकीय क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे। और अगर हमें यह पता लगाना है इलेक्ट्रॉन किस तरीके से गति कर रहा है, भाई अनुचुंबकीय गति कर रहा है, क्लॉकवाइज गति कर रहा है या प्रतिचुंबकीय गति कर रहा है, किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो रहा है या प्रतिकर्षित हो रहा है, तब हमें चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ना है। ठीक है ना। एक बार फिर से सुनो, अगर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में, के कोश में है, एल में है, एम में है या एन में है, अगर हमें इसके बारे में पता लगाना है तब हमें मुख्य क्वांटम संख्या को पढ़ना होगा। अगर हम उपकोश के बारे में पता लगा रहे हैं, देखो कोश ये होते हैं, इसके चारों ओर इन्हें के एल एम एन से भी डिनोट करते हैं और या फिर 1 2 3 4 से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो या तो के एल एम एन या 1 2 3 4। अगर हमें कोश के बारे में पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में एंटर कर रहा है, तब हमें मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ना होगा।
अगर हम उपकोष के बारे में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तब हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या को पढ़ना होगा। अगर हम कक्षक के बारे में पता लगाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में एंटर कर रहा है, तब हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ना होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से गति करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, तो उसके लिए हमें चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ना होगा। इसे एक बार नोट करो, फिर मैं बताऊंगा। देखो, इसके लिए थोड़ा सा मैं एक तुम्हें बता दूं। एस की शेप जो होती है वो गोलाकार होती है। सबशेल स्ट्रक्चर वैल्यू, ये थोड़ा सा चार्ट बना लो। जो एस है सबशेल उपकोष, उसकी आकृति होती है गोलाकार, सर्कुलर, ठीक है ना, सर्कुलर होती है, और इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। जो टी है, टी की आकृति होती है स्ट्रक्चर डंबल के आकार की, और इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। जो डी है उसकी होती है डबल डंबल के आकार की, ठीक है ना, ऐसे डबल डंबल के आकार की, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2। और जो एफ है उसकी वैल्यू होती है, स्ट्रक्चर होती है डबल डंबल के आकार की, ऐसे और एक ऐसे, इसकी वैल्यू होती है 3, ठीक है ना। इसे एक बार नोट करो, ठीक है। अब देखो, हमें वैल्यू पता चल गई। अब थोड़े से क्वांटम नंबर निकालेंगे, ठीक है। थोड़े से क्वांटम नंबर सीखने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा सोडियम का क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो, सोडियम की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। यहां पर मैं थोड़ा सा बना रहा हूं। एस की गोलाकार वैल्यू 0, पी की डंबल के आकार की वैल्यू 1, डी की डबल डंबल के आकार की वैल्यू 2, एफ की ट्रिपल डंबल आकार की और वैल्यू 3, ठीक है ना। देखो, अब सबसे पहले अगर हमें चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1, ठीक है। अब इसे ले लो, 3s1 को ले लो, इसकी चारों क्वांटम संख्याएं निकाल लेंगे। सबसे पहले क्वांटम संख्या क्या थी, मुख्य क्वांटम संख्या। इसे हमने किससे डिनोट करा था, n से। तो n बराबर लिखेंगे हम, ये जो शुरू में लिख रहा है 3, n बराबर कितना 3, यानी कि थर्ड शेल में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। यानी कि m शेल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, शेल में, कोष में, m कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना। अब हमें इसकी मुख्य क्वांटम संख्या हमने ज्ञात कर दी। इसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या ज्ञात करेंगे। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम L से डिनोट करते हैं। तो L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है किसी भी सबशेल की आकृति। तो S सबशेल है, S उपकोष है, S उपकोष की आकृति कैसी है, सर्कुलर, और वैल्यू क्या है 0। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, हमें तीसरा क्या निकालना, चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालनी। तो M निकालना, तो M बराबर होता है, इसे याद करना, -L2 प्लस L। M बराबर क्या होता है, -L2 प्लस L। अब देखो, L की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहां पर L की वैल्यू क्या हो जाएगी, M की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पर जब L की वैल्यू 0 है, उसने कहा M बराबर होता है -L2 प्लस L। जब L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब लास्ट हमें निकालना है S, चक्रण क्वांटम संख्या। S बराबर, अब देखो S में कितने कक्षक होते हैं, मैंने बताया था। S में 1 कक्षक, P में 3, D में 5 और F में 7, ठीक है। अब देखो S में कितने कक्षक हैं, 1, और इलेक्ट्रॉन कितना है,
इलेक्ट्रॉन भी एक है। अब ये वाली बात याद रखना, अगर कक्षक पूर्ण भरा हुआ है, पूरी तरीके से भरा हुआ है कक्षक, तब तो इसे बोलेंगे हम प्रतिचुंबकीय। लेकिन अगर आधा भरा हुआ है, क्योंकि एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन है कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगा अनुचुंबकीय और इसकी वैल्यू होगी -12। अगर ये फुल भरा हुआ है तो प्रतिचुंबकीय और वैल्यू होगी +12। ये इसकी चारों क्वांटम संख्याएं निकाल दी, ठीक है ना। देखो इसे पोज करके नोट कर लो। आगे देखेंगे फास्फोरस की निकाल लेंगे। देखो 1s2 फास्फोरस का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। अब देखो 3p3 नोट कर लो, 3p3 इसकी चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या ज्ञात करनी, n बराबर 3 हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या हम ज्ञात करेंगे तो, ठीक है ना। अब देखो n बराबर 3 हो गया। दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या L से डिनोट करते हैं, L बराबर शेप, P की शेप क्या है, डंबल आकार, और वैल्यू कितनी है 1, क्या हो जाएगी 1। और मैंने बताया था m बराबर क्या होता है -L2 + L, ठीक है ना। अब देखो m बराबर -L2 + L है, तो L की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा -1। इस 1 को माइनस से लेकर प्लस तक लिखेंगे, -1 से लेकर कहां तक लिखेंगे, +1 तक, तो -1 0 +1। अब टोटल m की वैल्यू कितनी हो गई, एक तो -1 हो गई, एक 0, एक +1, टोटल m की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है ना। अब देखो s में स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या निकालेंगे। इसमें p की वैल्यू, p में कितने कक्षक होते हैं, 3 लो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 ही हैं, तीनों लिख दो। अब देखो मैंने कहा था अगर कक्षक फुल भरा हुआ है, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसमें कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू होगी अनुचुंबकीय, और मान कितना होगा इसका -12। अगर फुल भरा होता तो प्रतिचुंबकीय और +12, ठीक है ना। इसे नोट करो। देखो एक और देखो, जिंक ले ले, जिंक का 30 होता है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s2 3d10, ठीक है 3d10, इसे उठा लो, इसकी चारों क्वांटम संख्याएं निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या L बराबर, यानी कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल, D की शेप क्या है, डबल डंबल के आकार की, और वैल्यू कितनी है 2। उसके बाद m निकाल लेंगे, m बराबर क्या हो जाएगा -L2 + L, ठीक है। अब देखो L क्या है, 2 है, तो 2 को माइनस से लेके प्लस तक ले जाएंगे, तो -2, फिर उसके बाद -1 0 +1 +2। देखो कितनी वैल्यू हो गई m की, 1 2 3 4 5, m की टोटल वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब s निकाल लेंगे, d में कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 10 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब जब फुल भरा हुआ है तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, और इसकी वैल्यू कैसी होगी +12, ठीक है ना। ये इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, थोड़े से घर पे अपने आप करके देखना, दे रहा हूं। कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, कैल्शियम 20, मैग्नीज 25,
आयरन 26, इनके क्वांटम संख्या निकाल कर देखना, ठीक है ना। तो अगर मेरी वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक में, किसी एनसीईआरटी के टॉपिक में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मुझे कमेंट्स करके उसका फोटो क्लिक करके मेरे पास भेज सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।